नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम भारत के भूगोल की एक बहुत ही खूबसूरत और अहम कहानी को डिकोड करने वाले हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, धुंध से ढके ऊंचे रहस्यमयी पहाड़, विशाल और बहुत पुराने पठार और उनके बीच से चट्टानों को चीरती हुई बहती शक्तिशाली नदियां। आज हम भारत के अपवाह तंत्र यानी ड्रेनेज सिस्टम के बारे में गहराई से बात करेंगे। हम समझेंगे कि कैसे ये जल धाराएं इस पूरे उपमहाद्वीप को जिंदगी देती हैं और इसका स्वरूप कैसे तय करती हैं। तो आज हम किन चीजों पर बात करेंगे? हमारा एजेंडा है सबसे पहले अपवाह तंत्र का एक छोटा सा परिचय, फिर भारत का महान जल विभाजक, उसके बाद जल का सागरीय वर्गीकरण और आखिर में हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों की एक जबरदस्त तुलना। चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले टॉपिक से, अपवाह तंत्र का परिचय। आइए सबसे पहले बेसिन के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। अब अपवाह द्रोणी या नदी बेसिन आखिर है क्या? तकनीकी भाषा से थोड़ा बाहर आए तो इसे ऐसे समझिए कि एक बहुत बड़े इलाके में आसमान से गिरने वाली बारिश की हर एक बूंद और पहाड़ों पर बर्फ का हर एक पिघलता हुआ कतरा जब ढलान की ओर बहकर एक ही मुख्य नदी में आकर मिलता है तो वो पूरा का पूरा इलाका उस मुख्य नदी का बेसिन कहलाता है। यही वो विशाल जाल है जो किसी भी नदी को उसकी ताकत और जीवन शक्ति देता है। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक की ओर, भारत का महान जल विभाजक, द ग्रेट वाटर डिवाइड। अब इस संरचना को थोड़ा ध्यान से देखिए। ये महान जल विभाजक कोई ईंट और सीमेंट की दीवार नहीं है, बल्कि कई प्राकृतिक भौगोलिक संरचनाओं की एक बहुत लंबी श्रृंखला है। इसमें उत्तर से शुरू होकर अंबाला, कामेट, मानसरोवर झील, अरावली पर्वतमाला, विंध्याचल, सतपुड़ा और दक्षिण की ओर पश्चिमी घाट शामिल हैं। ये एक ऐसी राजसी अदृश्य दीवार है जो भारत के नक्शे पर उत्तर से लेकर दक्षिण तक फैली हुई है। और इसका काम क्या है? ये अरब सागर के अपवाह तंत्र को बन्नाल की खाड़ी के अपवाह तंत्र से पूरी तरह से अलग करती है। इसके एक तरफ गिरने वाला पानी पश्चिम की ओर अरब सागर में जाता है और दूसरी तरफ गिरने वाला पानी पूर्व की ओर बंगाल की खाड़ी की ओर मुड़ जाता है। चलिए अब तीसरे हिस्से पर आते हैं, जल का सागरीय वर्गीकरण, यानी ये सारा पानी आखिर जाता कहाँ है? अब ये डेटा देखिए, ये सचमुच हैरान करने वाला है। भारत के जल प्रवाह में एक बहुत बड़ा असंतुलन है। भारत की नदियों का कुल 77% पानी बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरता है। जी हाँ, एक बहुत बड़ा हिस्सा पूर्व की ओर बहता है। वहीं केवल 18% पानी ही पश्चिम की ओर अरब सागर में जाता है और जो बाकी बचा 5% हिस्सा है वो अंतःस्थलीय है, यानी इनलैंड। इसका मतलब है कि ये पानी कभी समुद्र तक पहुंच ही नहीं पाता और जमीन के भीतर ही झीलों या रेतीले इलाकों में समा जाता है। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों? ये विशाल जल प्रवाह पूर्व की ओर इतना झुका हुआ क्यों है? खैर, ये हमारे उसी महान जल विभाजक की स्थिति और दक्कन के पठार के पूर्व की ओर ढलान का ही सीधा नतीजा है। और अब हम आते हैं इस विश्लेषण के सबसे बड़े और चौथे हिस्से पर, हिमालय बनाम प्रायद्वीपीय नदियाँ। दो नदी प्रणालियों की एक अनोखी कथा। इन दोनों प्रणालियों का मिजाज बिल्कुल अलग है। बाईं ओर देखिए, हमारे पास उत्तर की हिमालयी नदियां हैं। ये सदावाहिनी होती हैं, यानी पेरेनियल, क्योंकि इन्हें सिर्फ बारिश से ही नहीं बल्कि पिघलते हिमनदों यानी ग्लेशियर से भी पानी मिलता है। इसलिए ये साल भर पानी से लबालब रहती हैं और इनका रास्ता भी बहुत लंबा होता है। वहीं दाईं ओर दक्षिण की प्रायद्वीपीय नदियां हैं। ये नदियां मौसमी होती हैं, जो पूरी तरह केवल वर्षा के जल पर निर्भर रहती हैं। दक्षिण भारत के पठारों में इनका बहाव क्षेत्र थोड़ा कम होता है, इसलिए इनका मार्ग भी हिमालयी नदियों की तुलना में छोटा होता है। अगर हम इन नदियों को इंसानों की तरह देखें तो कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। हिमालय की नदियां एकदम युवावस्था में हैं, यंग और एनर्जेटिक। ये नवीन वलित पर्वतों से बेहद तेज गति से बहती हैं, इसलिए इनकी अपर्दन क्षमता यानी चट्टानों को तेजी से काटने की ताकत बहुत ज्यादा होती है। ये एकदम जंगली और आक्रामक होती हैं। इसके बिल्कुल उलट प्रायद्वीपीय नदियां अपनी वृद्धावस्था में आ चुकी हैं। ये प्राचीन और समतल पठारों पर धीमे धीमे और बहुत शांत होकर बहती हैं। इनमें अब काटने की वो आक्रामक ताकत नहीं बची है, बल्कि इनकी निक्षेपण क्षमता यानी डिपोजिशन कैपेसिटी अधिक होती है। इसका मतलब है कि ये अपने साथ लाए गए मलबे और गाद को चौड़े इलाकों में आराम से जमा कर देती हैं। एक तरफ युवा जोश है तो दूसरी तरफ एक ठहराव और अनुभव। इस आक्रामकता और ठहराव का सीधा असर जमीन के आकार पर दिखता है।
बाईं तरफ देखिए, हिमालय की युवा नदियां अपने तेज बहाव से पहाड़ों को चीरती हुई गहरी वी आकार की घाटियां, खड़ी चट्टानों वाले संकरे गॉर्ज, कैनियंस और पानी के बेहद तेज बहाव वाले रैपिड्स यानी शिप्रिकाएं बनाती हैं। और जब ये बड़े मैदानों में उतरती हैं तो घोखुर झीलें यानी ऑक्सबो लेक्स बनाती हैं। वहीं दाईं ओर पुरानी और शांत प्रायद्वीपीय नदियां चौड़ी और यू आकार की घाटियां बनाती हैं और इनके पास मैदान काफी सीमित होते हैं। अब सवाल उठता है कि इंसानी जरूरतों के लिए ये नदियां कैसे काम आती हैं? हिमालय की नदियां विशाल मैदानी क्षेत्रों में विसर्पण करती हैं, यानी बल खाते हुए बहती हैं। इसलिए इनमें नेविगेशन यानी नाव या जहाज चलाने की क्षमता बहुत अधिक होती है। उदाहरण के लिए गंगा नदी पर स्थित नेशनल वाटरवे 1 और ब्रह्मपुत्र पर स्थित नेशनल वाटरवे 2। साथ ही इनका तेज बहाव इन्हें जल विद्युत यानी हाइड्रो पावर उत्पादन के लिए भी बेहतरीन बनाता है। दूसरी तरफ प्रायद्वीपीय नदियां मुख्य रूप से केवल अपने डेल्टा क्षेत्र में ही विसर्पण करती हैं, इसलिए इनमें नेविगेशन अपेक्षाकृत कम होता है, जैसे महानदी पर नेशनल वाटरवे 5। और इनका बहाव धीमा होने के कारण इनकी जल विद्युत क्षमता भी थोड़ी कम होती है। अब थोड़ा सा तकनीकी वर्गीकरण भी देख लेते हैं। हिमालयी नदियों को मुख्य रूप से पूर्ववर्ती नदियां कहा गया है, यानी एंटीसीडेंट। सिंधु, सतलज, कोसी और ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां पूर्ववर्ती हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि ये नदियां हिमालय के बनने से पहले भी वहीं बह रही थी और पहाड़ों के ऊपर उठने के बावजूद इन्होंने चट्टानों को काटकर अपना पुराना रास्ता बनाए रखा है ना कमाल की बात। वहीं दूसरी तरफ प्रायद्वीपीय नदियों को मुख्य रूप से अनुवर्ती और अध्यारोपित यानी सुपर इम्पोज्ड बताया गया है। चंबल, बनास, दामोदर और स्वर्ण रेखा जैसी नदियां अध्यारोपित हैं, जो ऊपर की नरम चट्टानों को पूरी तरह से हटाकर नीचे की कठोर चट्टानों पर भी अपनी उसी पुरानी दिशा में बहती रहती हैं। इस पूरे विस्तृत सफर के बाद हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है, क्या भारत की इन प्राचीन और युवा नदियों का ये स्वरूप हमेशा ऐसा ही रहेगा? ये सोचना वाकई दिलचस्प है कि नदियां और पहाड़ हमेशा से एक जैसे नहीं थे और प्रकृति लगातार अपना आकार बदल रही है। जलवायु परिवर्तन और जमीन के भीतर होने वाली हलचलें हमारी इन खूबसूरत जलधाराओं का भविष्य कैसे तय करेंगी? आज के इस विश्लेषण से मिली ये जानकारियां हमें भारत के भूगोल को एक नए और बेहतर नजरिए से देखने में जरूर मदद करेंगी। प्रकृति के इन अद्भुत रहस्यों को हमारे साथ यूं ही एक्सप्लोर करते रहिए।